अनामिका बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि एक हफ्ते बाद उसकी इकलौती बेटी की शादी जो होने वाली थी। उसने अपनी दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, बहुओं, मैंने जैसे तुम दोनों को अपनी बेटियां माना है, वैसे ही पलक भी मेरी सगी बेटी है और इकलौती बेटी है। मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी में किसी भी तरह की कोई कमी हो। तुम दोनों को सब कुछ बहुत अच्छे से संभालना है। माँ जी, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, हम दीदी की शादी में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देंगे और सब कुछ बहुत अच्छे से संभालेंगे। आखिर वो हमारी इकलौती ननद भी तो है। हाँ बिल्कुल माँ जी, आपको बस अपने बेटे की शादी को अच्छे से एंजॉय करना है, बाकी सारी जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इतनी ही देर में पलक भी नीचे आ जाती है और उसके हाथ में मोबाइल था। उसने वो मोबाइल अपनी माँ को दिखाते हुए कहा, माँ ये देखिए, मैंने अपनी मेहंदी के लिए कुछ डिजाइन फाइनल किए हैं और ये मेहंदी आर्टिस्ट बोल रहा है कि 20-30 लोगों को मेहंदी भी लगा देगा और पूरा एक पैकेज बना देगा। अरे मुझे क्या दिखा रही है, मुझे इन सब चीजों की समझ कहाँ है, अपनी भाभियों को दिखा। नहीं नहीं माँ, भाभी कहाँ ही कुछ ढंग से बता पाएंगी, वैसे भी छोड़ो ये सब, मैं खुद ही कोई फाइनल कर लेती हूँ। पलक ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। ये बात सुनकर सोनिया और हिमानी का चेहरा उदास हो जाता है और वो अपने अपने कामों में लग जाती है। दरअसल पलक अपनी भाभियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। उसे ऐसा लगता था कि उसकी भाभियां उससे जलती हैं, जबकि वो उसे बहुत पसंद करती थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और मेहंदी का दिन आता है। पूरे घर में रिश्तेदार भरे हुए थे और पलक बार बार मेहंदी वाले को कॉल कर रही थी। अरे भैया, आप मेरी मेहंदी के लिए आए क्यों नहीं? आपको मैंने 2 बजे का टाइम दिया था और 4 बज गए, ऊपर से आप फोन भी नहीं उठा रहे। माफ कर दीजिए मैडम, मैं नहीं आ पाऊंगा, मुझे कहीं और से डबल पैसे में बुकिंग मिल गई है। आप किसी और से मेहंदी लगवा लीजिए, मैं आपका एडवांस पैसा वापस कर देता हूँ। पलक ये बात सुनती है तो उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वो कहती है, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आज मेरी मेहंदी और आप एन वक्त पर बुकिंग कैंसिल कर रहे हैं। अब तो मुझे और कोई मेहंदी वाला मिलेगा भी नहीं। वो सब मैं नहीं जानता मैडम, ये सीजन का टाइम है और हम सब काम करने के लिए बैठे हैं। माफ कर दीजिए, जहाँ ज्यादा पैसा मिलेगा मैं तो वहीं जाऊंगा। मेहंदी वाला ये बोलकर कॉल कट कर देता है और पलक की आंखों में आंसू भर आते हैं। इतनी देर में वहाँ पर अनामिका और उसकी दोनों बहुएं भी आ जाती हैं और अनामिका कहती है, मैंने तो तुझे कहा था कि अपनी भाभियों से पूछ ले, देखा क्या हो गया। सारे रिश्तेदार मेहंदी लगवाने के लिए आ गए हैं और तू दुल्हन है, तेरे हाथों पर अभी तक मेहंदी नहीं लगी है, कल तेरी शादी है। हे भगवान, अब क्या होगा? समाज में बदनामी अलग होगी। माँ जी, दीदी, अगर आपको एतराज ना हो तो क्या हम आपको मेहंदी लगा सकते हैं? जब हम छोटे थे तो हम दोनों ने मेहंदी का कोर्स किया था और हमें मेहंदी लगानी आती है। मानते हैं कि हमें अभी प्रैक्टिस नहीं है तो पहले हम बाकी रिश्तेदारों को मेहंदी लगा देते हैं और उसके बाद आपको लगा देंगे। हाँ दीदी, ये बात सच है, हम लोग ठीक ठाक मेहंदी लगा लेते हैं। कम से कम ना से अच्छा तो कुछ हो, आप हमें एक मौका देखकर कहिए। नहीं नहीं, कोई भी भाभी एक ननद के लिए कभी अच्छी नहीं होती। आप जानबूझकर मेरा हाथ खराब कर देंगी ताकि मेरी शादी खराब हो जाए। बस पलक बस, किसी से जलन करने की भी हद होती है। भूल मत, कल को जब मैं नहीं रहूंगी तो यही है जो तुझे संभालेंगी। बहुओं, तुम सभी रिश्तेदारों को मेहंदी लगाओ और उसके बाद में पलक की मेहंदी लगाना। और पलक, तुझे मेरी कसम है, तू अपनी भाभियों से ही मेहंदी लगवाएगी। माँ की कसम सुनकर पलक की जिद टूट गई। उसकी आंखों में आंसू थे पर वो कुछ बोल नहीं पाई। अनामिका ने सोनिया और हिमानी को प्यार से देखा और कहा, जाओ मेरी बेटियों, अब तुम ही मेरी पलक की लाज रखना। सोनिया और हिमानी तुरंत काम में जुट गई। उन्होंने घर के सभी रिश्तेदारों को मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। उनके हाथों में मेहंदी लगाने का हुनर बरसों पुराना था, लेकिन अभ्यास न होने के कारण पहले कुछ डिजाइन थोड़े कच्चे बने, पर जैसे जैसे उन्होंने 10-15 लोगों को मेहंदी लगाई, उनके हाथ सत्ते चले गए। उनके बनाए हुए डिजाइन साफ, आकर्षक और सुंदर बन रहे थे। रिश्तेदार भी उनकी कला की तारीफ करने लगे। सच में अनामिका बहन, आपकी दोनों बहुएं बहुत सुंदर सुंदर मेहंदी लगाती हैं। घर की शादी में दोनों बहुओं ने मेहंदी लगा दी। शाम ढलते ढलते जब पूरा घर मेहंदी की खुशबू से महक उठा, तब सोनिया और हिमानी ने आखिरकार पलक को बीच में बिठाया। पलक अब भी उदास और आशंकित थी। भाभी, ध्यान से लगाना, कल मेरी शादी है, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर कोई गलती हो गई तो वो गलती मेरे ससुराल वाले भी देखेंगे और सभी दोस्त और रिश्तेदार भी। चिंता मत करो पलक, हमने तुम्हारे लिए खास डिजाइन सोचा है और सब लोगों को मेहंदी लगाकर हमने प्रैक्टिस भी कर ली है। अब हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है। हिमानी और सोनिया ने मेहंदी लगा दी। हिमानी ने एक हाथ पर दुल्हन दूल्हे की, जबकि सोनिया ने दूसरे हाथ पर मोर और पारंपरिक जाली का डिजाइन बनाया। उन्हें काम करते देखकर पलक को धीरे धीरे एहसास हुआ कि उसकी भाभियां उसे नीचा दिखाने की नहीं बल्कि बचाने की कोशिश कर रही हैं। ये उनके प्यार और समर्पण का काम था। पलक की नजर अपनी भाभी के हाथों पर गई, जो कि पूरी तरह से लाल हो गए थे क्योंकि उन्होंने कई रिश्तेदारों और पलक को मेहंदी लगाई थी। पलक की आंखों में आंसू भर आए और उसने कहा, भाभी, इतने लोगों को मेहंदी लगाने की वजह से आप दोनों के तो हाथ लाल हो गए। आप मेरी वजह से मेहंदी नहीं लगा पाएंगी और फिर भी मैं हमेशा सोचती रही कि आप लोग मुझसे जलते हैं। मुझे माफ कर दीजिए। पलक, तुम मेरी और सोनिया की बहन जैसी हो, कभी भी हमारे बारे में ऐसा मत सोचना। हमने तुम्हें हमेशा अपनी बहन माना है।
करीब 3 घंटे बाद जब मेहंदी पूरी हुई तो अनामिका, जो तब से वहीं बैठी सब देख रही थी, खुशी से रो पड़ी। अद्भुत, मेरी बेटियों, ये तो किसी बड़े आर्टिस्ट से भी ज्यादा अच्छी है। इतनी अच्छी मेहंदी तो वो मेकअप आर्टिस्ट भी नहीं लगा सकता था। अच्छा हुआ वो नहीं आया, वरना मुझे तुम्हारे इस गुण के बारे में पता नहीं चलता। पलक ने जब अपने हाथ देखे तो वो हैरान रह गई। डिजाइन इतने साफ, सुंदर और जटिल थे कि उसने अपने फाइनल किए हुए डिजाइनों को भी मात दे दी थी। भाभी, भाभी, वो आगे कुछ नहीं कह पाई। क्या हुआ पलक, पसंद नहीं आई? अगर तुम्हें ये मेहंदी पसंद नहीं आई तो तुम हमें बता सकती हो, हम बुरा नहीं मानेंगे। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे हमेशा लगा कि तुम दोनों मुझसे जलती हो और तुम दोनों मेरी हर चीज में कमी निकालती हो। मैं कितनी ना समझती, तुम दोनों ने मेरी शादी की लाज रख ली। हिमानी और सोनिया की आंखों में भी नमी आ गई। अरे पगली, ननद भाभी के बीच थोड़ी नोकझोंक तो चलती है, पर हम तुमसे प्यार करते हैं। तुम हमारी इकलौती ननद हो और हम तुम्हारी शादी में कोई कमी नहीं चाहते थे। सोनिया, और हमसे ज्यादा खुशी तो शायद माँ जी को भी नहीं होगी तुम्हारी शादी की। हम भी चाहते हैं कि तुम्हारा घर बस जाए और तुम खुशी खुशी अपने ससुराल जाओ और तुम्हें वहाँ किसी भी चीज की कोई कमी ना हो। अगले दिन शादी के जोड़े में जब पलक तैयार हुई तो उसके हाथों की मेहंदी का रंग बेहद गहरा चढ़ा था। ये दर्शाता था कि उसे अपने पति का कितना प्यार मिलेगा। लेकिन पलक ने अब समझा कि इस गहरे रंग का असली मतलब उसके भाइयों और भाभियों का अटूट प्यार और उसके अपने परिवार के प्रति विश्वास था। पलक ने एक बार फिर अपने मेहंदी लगे हुए हाथों को देखा और खुद से कहा, आज तक जो मैं अपनी भाभियों से नफरत करती रही, मेहंदी के गाढ़े रंग की तरह मेरा मेरी भाभियों के लिए प्यार भी और गहरा हो जाएगा। आज सिर्फ मेरे पति के साथ मेरे नए रिश्ते की शुरुआत नहीं हो रही, मेरी भाभियों के साथ भी आज मेरे नए रिश्ते की शुरुआत हो रही है। तभी वहाँ पर हिमानी और सोनिया आती हैं और पलक को ऐसे खोया हुआ देखकर कहती हैं, अरे हमारी प्यारी ननद जी, अगर ऐसे ही ख्यालों में खोना है तो हमारी नंदोई को देखने के बाद खोना। अभी तो वो नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। एक अच्छे से एंट्री सॉन्ग पर आपको एंट्री भी तो लेनी है। फाइनली अब आप भी किसी के घर की भाभी बनेंगी और आपको हमारे रिश्ते का असली मूल भी तभी समझ में आएगा। चलिए चलते, वरना माँ जी बेकार में गुस्सा करेंगी, देरी हो रही है। पलक ने अब भी नीचे जाने से पहले अपनी दोनों भाभियों को फिर से गले लगाया और उसके बाद नीचे जाकर अपने पति के साथ शादी की। उस दिन के बाद पलक की सोच पूरी तरह बदल गई। उसने न केवल अपनी भाभियों से माफी मांगी बल्कि उन्हें दिल से अपनाया भी। मेहंदी के दिन टूटी हुई बुकिंग ने अनजाने में पलक को एक अमूल्य रिश्ता वापस ला दिया था। एक ऐसा रिश्ता जो किसी भी पेशेवर मेहंदी डिजाइन से कहीं ज्यादा। जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपने लिए ग्रीन टी बनानी है, फिर तुमने ये कॉफी क्यों रख दी गैस पर? और अंजलि, तुमने दूसरी गैस पर ये चाय क्यों चढ़ा दी? तो जेठानी जी, आप क्या कहेंगे? प्राइम मिनिस्टर हो जो आपने ये फरमान सुना दिया और हमें ये मानना पड़ेगा। तुम दोनों अच्छे से जानती हो मैं ग्रीन टी पीती हूँ, उसके बाद ही मेरी सुबह होती है, फिर भी तुम अपनी मनमानी करने लग गई। भूलो मत, तुम दोनों मेरे बाद इस घर में आई हो। भले ही मैं सबसे छोटी हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना मुंह बंद रखूंगी। भले ही आपसे बाद में मैं आई हूँ, लेकिन काम तो मैं आपसे ज्यादा करती हूँ। अच्छा, तो तुम कहना क्या चाहती हो? हम तुझसे कम काम करते हैं? हे राम, इन तीनों का कलेश फिर शुरू हो गया। सुबह सुबह तुम तीनों की चिड़चिड़ शुरू हो जाती है। अरे घर में तो बहुएं सुबह सुबह आरती भजन करती हुई अच्छी लगती हैं, यूं बकबक करती हुई नहीं। जब देखो तब कलेश करती रहती हो। माँ जी, मुझे कलेश करने का कोई शौक नहीं है। आप भूलो मत, इन दोनों के आने से पहले इस घर में बिल्कुल कलेश नहीं होता था, काम अच्छे से हो जाता था। लेकिन जब से ये दोनों देवरानियां आई है ना, इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है। माँ जी, जेठानी जी हमेशा अपनी मनमानी की चलाती रहती हैं, तो आप कौन सा कम है? आप भी तो वैसी ही हैं। तुम तो चुप ही रहो। हे राम, एक दिन ये तीनों मेरे सर की नस फाड़ कर ही दम लेंगी। बिना नहाए धोए रसोई में आ गई और कलेशबाजी शुरू कर दी। अब जाओ तुम तीनों, पहले जाकर नहाओ, उसके बाद रसोई में काम करना। अब तीनों बहुएं नाक सिकोड़ते हुए नहाने चली जाती हैं, जिसके बाद वो घर के कामकाज में जुट जाती हैं। इसी तरह वो तीनों जब भी रसोई में एक साथ होती तो किसी न किसी बात पर आपस में झगड़ा शुरू कर देती। सुषमा अपनी तीनों बहुओं के कलेश से तंग आ गई थी, लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी। एक रोज सुषमा की कुछ सहेलियां घर आने वाली थी, इसीलिए सुषमा अपनी तीनों बहुओं को बुलाकर कहती है, आज तुम कुछ अच्छा सा खाने में बना देना। आज घर में मेरी सहेली आ रही है तो बढ़िया सा खाना तैयार कर लेना। सुनिधि बहू, तू शाही पनीर की सब्जी और गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाती है, तो तू वही बनाकर तैयार कर लेना। और अर्चना बहू, तुम दाल मखनी, गोभी, और मंजली बहू प्रियंका, तुम ना पूरी बनाकर तैयार कर लेना। अब वो तीनों रसोई में जाकर खाना बनाने की तैयारी करने लगती हैं। वैसे माँ जी भी ना अच्छा झूठ बोल लेती हैं। पता नहीं कब से उनको तुम्हारे हाथ का खाना अच्छा लगने लगा। हाँ, पहले तो उनको बस मेरे ही हाथ का खाना पसंद आता था। अरे वो तो बस आपका दिल रखने के लिए झूठ बोलती होंगी, लेकिन असल में तो जब से मैं आई हूँ तब से उनको मेरे हाथ का खाना ही पसंद आता है, इसलिए अब वो खुश हैं। अच्छा, मैं कोई पूरी नहीं तलूंगी, उससे मेरे हाथों में गर्म छींटे पड़ने का डर रहता है, और वैसे भी थक गई हो तो मैं चलकर कमरे में आराम करने जा रही हूँ। ये कहकर प्रियंका वहाँ से चली जाती है।
तो मैंने कौन सा ठेका ले रखा है इनका, मैं भी नहीं करने वाली कोई काम। सुनिधि भी वहाँ से चली जाती है। अच्छा, तो मैं कौन सा तुम्हारी नौकर हूँ, मैं क्यों अकेले करूँ सारा काम, मैं भी आराम से अपने कमरे में जाकर बैठूंगी। तीनों बहुएं एक एक कर कमरे में चली जाती हैं। कुछ देर बाद सुषमा की सहेली आती है। सुषमा उससे बातें करती है। फिर कुछ देर बाद अपनी तीनों बहुओं को आवाज देकर बुलाती है। जाओ बहुओं, विमला बहन आ गई है, इसके लिए कचौड़ियाँ ले आओ। माँ जी, खाना तो बना ही नहीं, प्रियंका दीदी ने कहा कि मैं थक गई हूँ तो वो आराम करने चली गई, फिर मैं क्या अकेले काम करती, इसलिए मैं भी चली गई, और जब ये दोनों चली गई तो मैं अकेली बच गई, तो मैं क्या करती, इसलिए मैं भी चली गई। अरे माँ जी, मैं थोड़ी कमजोर हूँ, अब अगर मैं आराम करने चली गई तो इन दोनों को तो काम करना चाहिए था ना, लेकिन नहीं, ये दोनों की दोनों कितनी मतलबी हैं। तुम तीनों को शर्म आनी चाहिए, घर पर मेहमान को खाने पर बुलाए है और तुम तीनों ने रसोई में कुछ नहीं बनाया है। क्या सोचेंगी ये मेरे बारे में? मेरी 3-3 बहुएं हैं लेकिन फिर भी खाना नहीं बना, नाक कटवा कर रख दी तुम तीनों ने मेरी। अरे कोई बात नहीं, मैं घर जाकर खा लूंगी, मेरी एक ही बहू है तो उसे तो खाना बनाना ही पड़ेगा। वैसे सुषमा, मैंने सोचा था जिसकी 3 बहुएं हैं वो सास सुखी रहती होगी, लेकिन सच कहूँ तेरा हाल तो मुझसे भी बुरा है। अच्छा, मैं चलती हूँ। विमला वहाँ से चली जाती है। तभी सुषमा का पति मनोहर आ जाता है। बहुत जोरों की भूख लगी है सुषमा, खाने में क्या बना है? अभी तक तो कुछ नहीं बना, लेकिन आप थोड़ी देर रुकिए, मैं कुछ बना कर लाती हूँ। अब सुषमा खुद ही रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। ये देखकर भी तीनों बहुओं को शर्म नहीं आती, बल्कि वो तो फिर से गुस्सा करते हुए कहती हैं, तुम दोनों की वजह से हुआ ये सब। अगर मैं कमरे में चली गई तो तुम दोनों भी तो खाना बना सकती थी ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मुझसे पहले ही भागने की पड़ी थी। अच्छा, एक तो गलती खुद करो और अब इल्जाम मुझ पर लगा रही हो। अरे तो सुनिधि, तू भी तो बना सकती थी, तेरे हाथ किसी ने थोड़ी न पकड़े थे। तीनों फिर से लड़ने बैठ जाती हैं और बूढ़ी सुषमा चुपचाप रसोई में खाना बनाती है। ऐसे ही अब कभी किसी का मन होता अपने लिए कुछ बनाने का तो वो अपने हिसाब से बनाती रहती। एक रोज अर्चना को तेज भूख लगती है तो वो रसोई में जाकर अपने लिए गर्मा गर्म पकौड़े बनाने लगती है, जिसकी खुशबू से सुनिधि और प्रियंका भी वहाँ आ जाती हैं। मुझे पकौड़े बहुत पसंद है, खासकर आलू के। अच्छा, तब से मेहनत मैं करूँ और अब तुम आ गई यहाँ पकौड़े खाने। मैंने खुद के लिए बनाया, तुम्हारे लिए नहीं। राशन का खर्चा ना हमारे पति भी देते हैं तो हम भी खाएंगे। तो किसने मना किया है? खुद के हाथ पर हिला लो और बना लो, लेकिन पहले मैं अपने लिए प्याज के पकौड़े तलूंगी। सासू माँ घर पर नहीं है तो आप अपनी मर्जी का कुछ भी करोगी, मैं भी देखती हूँ तुम कैसे बनाओगी। तीनों बहुएं इसी बात पर झगड़ा करने लगती हैं। तभी उनके सास ससुर घर में आते हैं और रसोई का ये हाल देखकर हैरान रह जाते हैं। गुस्से में सुषमा उन तीनों पर चिल्लाती है, बस बहुत हुआ, मेरे बेटे इतनी मेहनत से घर का गुजारा चला रहे हैं और तुम हो कि इस तरह सामान की बर्बादी कर रही हो। मैंने फैसला कर लिया है, अब से तीनों बहुओं की एक रसोई का बंटवारा होगा। तुम तीनों अलग अलग खाना बनाओगी और ना ही एक दूसरे से मतलब रखोगी। अब एक ही रसोई में अलग अलग चूल्हे पर तुम अपने अपने हिसाब का खाना बनाओगी। अब तीनों बहुएं एक ही रसोई में अलग अलग खाना बनाने लगती हैं, वो भी अलग अलग गैस पर। इस सुनिधि के खाने से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा लगता है आज इसने गट्टे की सब्जी बनाई है। लेकिन अब तो मैं इससे मांग भी नहीं सकती, अब जो मैंने पुलाव बनाया वही खा लूंगी। इधर अर्चना भी मन ही मन सोच रही थी, मुझसे तो ये राजमा कभी अच्छे बनते ही नहीं, इस मामले में तो प्रियंका माहिर है, लेकिन अब इसकी मदद भी तो नहीं ले सकती। अगले दिन, अर्चना दीदी आज साग और मक्की की रोटी बना रही है। आज बड़ा मन है मेरा भी उनके हाथ की मक्की की रोटी और साग खाने का, लेकिन मुझसे तो कभी ढंग का साग बनता ही नहीं। तीनों ही कहीं न कहीं एक दूसरे से बात करने और उनके हाथ का खाना खाने के लिए तरस रही थी, लेकिन अब वो मजबूर थी। लेकिन इन सब से सुषमा बड़ी खुश थी, क्योंकि अब उसे कलेशबाजी से छुटकारा जो मिल गया था। लेकिन अब तीनों बहुओं का शोर घर में ना सुनाई देने से घर की रौनक भी चली गई थी। फिर एक रोज अचानक से प्रियंका को तेज बुखार आ जाता है और वो अपने कमरे में ही रहती है। रसोई में उसे ना देख दोनों देवरानी जेठानी परेशान हो जाती हैं। कमाल है, प्रियंका दीदी तो सबसे पहले रसोई में खाना बनाने आ जाती थी, लेकिन अभी तक वो आई नहीं। अर्चना दीदी, हमारा खाना भी तैयार है, लेकिन प्रियंका दीदी आज खाना बनाने नहीं आई। हाँ, मैं भी कब से यही सोच रही थी, चलो चलकर देखते हैं। वो कमरे में जाती है जहाँ प्रियंका बुखार से तड़प रही थी। अरे, इसे तो तेज बुखार है। अब दोनों देवरानी जेठानी उसकी सेवा में लग जाती हैं। अगले दिन तक प्रियंका ठीक हो जाती है और अब उन तीनों को एक साथ एक रसोई में खाना बनाने की अहमियत समझ आती है। वो अपनी सास से अब तक की गई अपनी हरकतों के लिए माफी मांगती हैं। माँ जी, हम वादा करते हैं आज के बाद हम कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। हाँ माँ जी, हम तीनों को फिर से एक ही रसोई में एक साथ एक ही चूल्हे पर खाना बनाने दीजिए ना। हाँ माँ जी, अब से हम सब प्यार से रहेंगी। ठीक है, तुम तीनों वादा करती हो कि आज के बाद नहीं लड़ोगी, तो मैं भी तुम तीनों को एक साथ खाना बनाने की इजाजत दे देती हूँ। उस दिन के बाद वो तीनों खुशी खुशी एक साथ खाना बनाती और साथ में मिलकर रहती, जिससे अब घर में भी शांति थी।